नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। RBSC साइंस बाई विनोद सर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्याय फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का अंतिम भाग पढ़ेंगे, जिसके अंदर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम दिया है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसी को आज हम समझेंगे और इसी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। इसके बाद इसका जो अंतिम भाग है, उस भाग के अंदर इस अध्याय के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनको आपको बताए जाएंगे, हल करवाए जाएंगे और उनको आपको अच्छे से याद करना है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दृष्टि से वो इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? देखो दोस्तों, ये एक ऐसा नियम है जिसमें जो रासायनिक अभिक्रिया लिखी जाती है, उस रासायनिक अभिक्रिया के तीर के इधर वाले भाग को हम अभिकारक कहते हैं, तीर के उधर वाले भाग को हम उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक एवं उत्पाद दोनों का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, उसी को हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। परिभाषा की हम बात करते हैं। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान की न तो हानि होती है, न ही इसका निर्माण होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में यह बदलता है। अर्थात जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होगा उतना ही द्रव्यमान उत्पादों का होगा। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। तो इस नियम को हम उदाहरण से समझते हैं। देखिए दोस्तों, उदाहरण जैसे C+O2 इज कन्वर्ट CO2। एक एग्जांपल दोस्तों, C+O2 इज कन्वर्ट CO2। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का संयोग से एक नई पदार्थ बना जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो दोस्तों, ये अभिकारक है और ये आपका उत्पाद है। इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, तभी जाकर के ये नियम आपका लागू होगा। अब आपको कार्बन का परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या पता होनी चाहिए कि कितनी है। तो कार्बन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 12 प्लस ऑक्सीजन की 15.99 की समथिंग होती है, लेकिन राउंड फिगर में हम इसको कितने लेते हैं? 16। और कार्बन ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 2। तो 12 प्लस 16 दूनी 32। तो टोटल कितना हो गया? 12 44। यानी अभिकारकों का द्रव्यमान कितना है? 44। तो उत्पादों का द्रव्यमान भी 44 ही होना चाहिए। देखिए 12 16 इंटू 2 16 दूनी 32, 32 से 12 44। देखिए दोस्तों, इधर भी द्रव्यमान 44 है और इधर भी द्रव्यमान 44 है। इस अभिक्रिया के अंदर अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान बराबर है, इसलिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम इसमें लागू होता है। अगला एक एग्जांपल और देख लेते हैं दोस्तों। Mg+O2 MgO। देखिए दोस्तों, यहाँ ऑक्सीजन के 2 अणु हैं और मैग्नीशियम का 1। वहां पर मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2। तो यहाँ भी मैग्नीशियम में आकर आपको क्या लगाना है? 2। तब जाकर के अभिक्रिया आपकी बराबर होगी। देखिए दोस्तों, मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना होता है? परमाणु क्रमांक तो दोस्तों इसका 12 होता है और परमाणु भार कितना होता है इसका? 24। तो और मैग्नीशियम कितने हैं? 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और 16 दूनी
32, 8 तो 10, 80। तो इसका परमाणु क्रमांक 24, परमाणु क्रमांक 12, परमाणु भार 24, इसका परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार 16। अणु इनके दो दो थे, आपस में गुणा किया तो योग कितना आ गया 80। 80 इसकी द्रव्यमान संख्या है MgO की, Mg प्लस O2 की 80 द्रव्यमान संख्या और MgO की भी कितनी होनी चाहिए 80। इसका परमाणु भार 24, ऑक्सीजन का 16, दोनों का योग किया 40, 2 से मल्टीप्लाई किया 80। तो दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण के नियम में जितना द्रव्यमान अभिकारक का है उतना ही द्रव्यमान उत्पादों का है, इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित करते हैं, वो किस आधार पर करते हैं, कंकाली वो अनुमान विधि, हिट एंड ट्रायल मेथड। कंकाली समीकरण जो असंतुलित समीकरण होती है उसको कंकाली समीकरण कहा जाता है। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले देखिए। तो लिख लिया होगा दोस्तों, आपने देख लिया होगा इसको। अगली इस अध्याय की एक आपकी अभिक्रिया और बाकी है अवक्षेप अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। उस अवक्षेपण अभिक्रिया को भी उदाहरण समझते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, जब किसी भी अभिक्रिया के अंदर कोई अविलेय पदार्थ बनता है, अविलेय यानी वो विलेय नहीं होता, घुलता नहीं है, अविलेय पदार्थ होता है, उसी को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दोस्तों ये कोई बीकर है, इसके अंदर आपने पानी भरा, तो पानी में आपने इसमें क्या डाल दी, मिट्टी। अब मिट्टी कुछ हद तक तो मिल जाती है लेकिन नीचे जाकर के बैठ जाती है, तो विलेय नहीं है, पानी के अंदर मिलती नहीं है, इसलिए इसको हम अवक्षेप मान सकते हैं। अवक्षेप नीचे जाकर के बैठ जाता है, उसको हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसके अंदर एक अविलेय पदार्थ बनता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल देखिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अविलेय पदार्थ बनता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया। उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अविलेय पदार्थ बनता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो उदाहरण देखिए दोस्तों इसका। NaCl प्लस AgNO3 इस कन्वर्ट। देखिए दोस्तों NaCl, इसका क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इसको साधारण नमक भी कहते हैं, साधारण नमक। AgNO3 इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग क्या करते हैं, फोटोग्राफी के रूप में उपयोग करते हैं, फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग होता है। अब इस ये अभिकारक इधर जो भी पदार्थ बनता है उसमें एक अविलेय पदार्थ बनेगा। देखिए दोस्तों Ag पर आवेश कौन सा है, प्लस, Na पर आवेश कौन सा है, प्लस, Cl पर आवेश कौन सा, माइनस, NO3 पर आवेश कौन सा है, माइनस।
तो इधर भी एक प्लस और एक माइनस वाली ही वस्तु जुड़ेगी, पदार्थ जुड़ेगा, Ag और इधर Cl, AgCl, इसका नाम हो गया सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड प्लस क्या बन गया था, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। ये आपका अवक्षेप कहलाता है। ये क्या कहलाता है, अवक्षेप, यानी ये है एक अविलेय पदार्थ है। AgCl क्या है, अवक्षेप। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अविलेय पदार्थ बनता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो इस अभिक्रिया के अंदर एक अवक्षेप बना है जिसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। NaCl साधारण नमक है, सिल्वर नाइट्रेट है, जिसका उपयोग हम फोटोग्राफी के रूप में भी किया करते हैं। इस अध्याय के लगभग जितनी वस्तु आपको, जितने भी पॉइंट आपको पढ़ा है, भाग पढ़ा है, वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। इस अध्याय का अगले भाग के अंदर पूरे पाठ के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बता दिए जाएंगे, जो माध्यमिक शिक्षा यानी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपको कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बता देते हैं जो कि ये मासिक टेस्ट होने वाले हैं क्लास 7th 8th 10th के। तो इनमें से मैं सबसे पहले कुछ 15-20 प्रश्न कक्षा 7वीं के बता देता हूँ, 15-20 प्रश्न 8वीं के और 15-20 प्रश्न कक्षा 10वीं के। तो मैं सबसे पहले क्लास 7th के बता देता हूँ जो आपको तैयारी करनी है। देखिए दोस्तों, क्लास 7th में सबसे पहले प्रश्न आपसे ये पूछा है, अम्ल और क्षार में क्या अंतर है। अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, इन दोनों में क्या कंपैरिजन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है, तो इस विलयन की प्रकृति क्या है, समझाइए। ये कक्षा 10वीं की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी कक्षा 10वीं के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, CuSO4, इसके जो क्रिस्टल बनते हैं वो कैसे बनते हैं, इसका एक्सप्लेन करना, इसका वर्णन करना है। रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, ये सारे क्वेश्चन सिमिलरिटी कक्षा 10वीं के अंदर भी है। मानव उत्सर्जन तंत्र, ह्यूमन एक्सटर्नल सिस्टम, क्लास 7th में इसका विस्तृत अध्ययन है, लेकिन क्लास 10th में थोड़ा विस्तार से इसका अध्ययन करना है। मानव हृदय के कार्य, हार्ट पंप करता है, कुट्टी के समान होता है, इसकी क्या क्या वर्किंग होती है, इसकी क्या कार्य होता है। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, ये जिस दिन इसने कार्य करना बंद कर दिया उस दिन आप इस धरा से चले जाओगे। क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु, बिंबाणु या प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो। सपोज करो यदि आपका रक्त बह रहा है, रक्त निकल रहा है, काफी देर से निकल रहा है, और आपके शरीर के अंदर यानी रक्त के अंदर स्थित एक भाग होता है, रक्त का ही भाग होता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। यदि प्लेटलेट्स सही ढंग से काम नहीं करेगी तो आपका रक्त निकलता ही रहेगा, और जब शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, अंत में क्या होगा, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। आप 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करते हैं, यानी हमारे जो श्वास लेने की दर है वो 1 मिनट में कितनी है, हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसकी खोज करने वाले व्यक्ति कौन है, क्लास 10th में है। पूरी सिमिलरिटी विज्ञान की क्लास 10th के अंदर है, छोटी क्लासों की। वही उसका जैसे हम उच्च कक्षाओं में पहुंच जाते हैं तो उसका विस्तृत अध्ययन मिल जाता है, थोड़ा बड़ा मिल जाता है। क्लास 10th के बाद आप अगली क्लासों के अंदर जाओगे तो प्रत्येक पॉइंट का हो सकता है अलग ही अध्याय मिल जाए आपको, इसलिए हर चीज समझते हुए चलो। इसके बाद कुछ क्वेश्चन
क्लास 8 को डिफेंट संकटापन एंड विलुप्त स्पीसीज, इन दोनों में क्या अंतर है? संकटापन क्या होता है, विलुप्त स्पीसीज क्या होती है, इनमें क्या अंतर है? रेड डाटा बुक, लाल आंकड़ों की पुस्तक क्या है? हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? बायोडाइवर्सिटी, इसका संरक्षण, इसका बचाव क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसके अंदर रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे व अन्य प्रकार की वनस्पतियां, कई प्रकार की वनस्पतियां होती है, उनको हमको बचानी चाहिए। उनके अंदर रहने वाले जंतुओं का संरक्षण, यानी जो उनके प्राकृतिक आवास होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनका संरक्षण करना चाहिए। हर साल नई वनस्पतियां, कई प्रकार की वनस्पतियां विलुप्त हो रही है, कई प्रकार के जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, उन पर संकट आ रहा है। सबसे मेन, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बायोडाइवर्सिटी दिवस, तो ये मनाया जाता है 22 मई को। 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 मई। 22 मार्च और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? कमेंट करके आप बताना दोस्तों। सजीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है? जनन करना क्यों आवश्यक है सजीवों को? और यौवन प्रारंभ के समय हमारे शरीर के अंदर ऐसे कौन कौन से बदलाव आते हैं लड़के और लड़कियों? यौवन प्रारंभ, जैसे हम युवावस्था यानी किशोरावस्था के अंदर प्रवेश करते हैं, 12-13 साल की उम्र से लेकर 18-19 साल की उम्र के अंदर हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं? गौण लैंगिक लक्षण क्या है? लड़के और लड़कियों को पहचान करने में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो गौण लैंगिक लक्षण होते हैं। परावर्तन के नियम, आने वाली किरण, जाने वाली किरण, अविलंब, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता, आपतन, परावर्तन, इसके नियम। समतल पर दर्पण पर बनाया गया प्रतिबिंब कैसा बनता है? समतल एकदम सपाट जो दर्पण होता है, कांच होता है, उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? और दो दर्पणों के बीच में एक दूसरे के लंबवत रखे दो दर्पण, उनमें प्रकाश की किरण दर्पण पर 30 डिग्री का कोण बनाती है, उस किरण का नाम आपतित किरण है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो परावर्तित होने वाली किरण कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो दोस्तों, ये एक मासिक टेस्ट का विवरण था जो कि महीने के अंत में होता है। सारे बच्चे पेपर की अच्छे से तैयारी करें, क्लास के अंदर टॉप करें सारे स्टूडेंट। दोस्तों, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप स्किप करके ना देखें, पूरी वीडियो देखें ताकि सब कुछ आपके समझ में आए। और RBSC साइंस बाय विनोद सर के यूट्यूब चैनल को आप लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो और अधिक से अधिक इसको शेयर करो और अपने साथियों पर इसको सब्सक्राइब भी कराओ। जय हिंद।